देखिए, वर्तमान समय तक पृथ्वी की आयु के बारे में कोई स्पष्ट सिद्धांत मान्य भी नहीं है, जिससे हम ये कह सकें कि हाँ, इसके हिसाब से हम पृथ्वी की आयु की स्पष्ट गणना हम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी गणनाएँ हैं जो विभिन्न आधारों पर दी गई हैं और जिनको मान्यता प्राप्त है, कुछ ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इस क्लास में, सिर्फ उन सभी गणनाओं की चर्चा करेंगे, उनका विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरीके से है। और जब कभी ये कहा जाता है कि हाँ, पृथ्वी इतने साल पुरानी है, तो कौन सी गणना का, किस प्रकार की गणना का सहारा लिया जाता है या किसको ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, तो उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक मान्यता की, ठीक है? धार्मिक मान्यता, भाई हम ये कहते हैं कि दुनिया भगवान ने बनाई है, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, पूरी सृष्टि की रचना भगवान ने की है। तो कौन कौन सा धर्म क्या मानता है, किस तरीके से मानता है, ये चीजें तो सभी लोग जानते हैं। मोटा मोटी उसको अगर हम ये समझें कि जैसे हम कहेंगे हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, तो हिंदू धर्म ये कहता है कि देखिए, आज से हमारी पृथ्वी लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी है। जो ग्रंथों में है, किताबों में है, वहां से निष्कर्ष ये निकल करके आता है कि हमारी पृथ्वी की जो रचना है ना, वो पृथ्वी पर जो जीवों का निवास स्थान है। एक्चुअली जो हिंदू धर्म है, वो धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि वो धर्म ग्रंथ पृथ्वी की पूरे स्टार्टिंग से उस चीज को नहीं बताते हैं, वो जीवन की उत्पत्ति से इस चीज को स्वीकार करते हैं। तो लगभग कुछ ठीक ठाक बैठता है 2 अरब वर्ष के आसपास में। लेकिन फिर भी जब हम पृथ्वी कब बनी इसकी बात करते हैं, तो यह आंकड़ा बहुत पीछे रह जाता है, यानी कि बहुत 2 अरब वर्ष बहुत कम पड़ जाता है उसके लिए। फिर अगर हम बात करते हैं कि ईसाई मान्यता क्या कहती है, तो ईसाई मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का जो जन्म है वो आज से 4004 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 बजे सुबह हुआ था, 7 अक्टूबर को, ठीक है? ये कहती है ईसाई मान्यता। एक किताब है एनल्स ऑफ द वर्ल्ड, एनल्स ऑफ द वर्ल्ड। इस किताब में एक पादरी रहते हैं फिशर नाम के, ठीक है? सॉरी, इनका नाम फिशर नहीं अशर होता है। अशर नाम के पादरी रहते हैं। 1658 में लंदन में एक ये किताब प्रकाशित हुई थी, एनल्स ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें यह दावा किया गया था कि अशर नाम के एक पादरी ने एनल्स ऑफ द वर्ल्ड, एक किताब है जिसमें ये बात कही गई है कि इन्होंने दावा किया था कि 2 अक्टूबर के दिन, 7 नहीं है, वो है 2 अक्टूबर के दिन 4004 वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है ना, 4004 ईसा पूर्व इस दिन। लेकिन ये मान्यता भी ठीक नहीं है, क्योंकि 4004 वर्ष का समय बहुत ही ज्यादा कम है। अब बात करेंगे ईरानी मान्यता की। ईरानी भी कुछ जानकार हुआ करते थे। तो ईरानी मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 1200 वर्ष पूर्व हुई है, ठीक है? 1200 वर्ष पूर्व हुई है, ये कहते हैं ईरानी लोग, ठीक? ईरानी यह मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 1200 वर्ष पूर्व हुई है। यह भी ठीक ठाक नहीं बैठता है, ठीक है? तो हम इसकी बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे अपने दूसरे आधार की। हमारा दूसरा आधार है सागरीय लवणता के आधार पर गणना। सागरीय लवणता के आधार पर गणना, ठीक है? सागरीय लवणता के आधार पर गणना। देखिए, जॉली महोदय ने इस गणना को सबसे पहले किया था और इसको सामने लेकर के आया था। सागरीय लवणता के आधार पर गणना कैसे करते हैं कि देखिए, जॉली महोदय का मानना था, या ऐसे भी कहा जाता है कि बहुत सी नदियां ऐसी हैं जो नदियां क्या करती हैं, मुख्य रूप से सागरों, भूमि से सागरीय लवण को लेकर के आती हैं, ठीक है? और नदियों में जो अवसाद होता है, उन अवसादों का 60% लवण होता है, ठीक है? और जो संपूर्ण लवण है मुख्य रूप से, उसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड होता है। विद्वानों का ये कहना है कि जितने भी लवण हैं महासागरों में, सागरों में, उनमें से 75%, 75% तो NaCl है, यानी कि सोडियम क्लोराइड ही है, ठीक है? तो 60% जो नदियों से अवसाद जाते हैं महासागरों में, वो उनमें से 60% क्या होते हैं, लवण होते हैं। तो ये अनुमान किया गया कि, ये कहा गया कि देखिए, यदि अगर क्या करे कि जितना प्रतिवर्ष लवण जा रहा है नदियों में, ठीक है, नदियों में प्रतिवर्ष जितना लवण जा रहा है वो हमें पता चल जाए, इसके अलावा अब तक सागरों में कितना लवण जमा हुआ है वो पता चल जाए,
यानी कि नदियों में लवण कितना जा रहा है वो मालूम चल जाए, और अब तक सागरों में कितना जा चुका है वो पता चल जाए, तो प्रतिवर्ष जब जा रहा है ना और कितना उसमें जमा हो चुका है दोनों मालूम चल जाए, तो हम यह पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, यानी कि नदियों का उदय कब हुआ था। और ये सब होने के बावजूद भी उसके कुछ समय बाद या आगे पीछे की चीजें मालूम चल जाएंगी। कैसे, देखिए कहा गया था कि सागर की आयु, सागर की आयु, ठीक है, अगर सागर की आयु पता चल जाए, कैसे पता चलेगी? कुल लवण की मात्रा, कुल लवण की मात्रा बटे में प्रतिवर्ष वृद्धि, प्रतिवर्ष वृद्धि, ठीक है। जॉली एक विद्वान हुआ करते थे, जॉली महोदय ने गणना की थी और कहा था कि देखिए अब तक सागरों में कुल लवण कितना है, तो इन्होंने कहा था कि अब तक सागरों में कुल लवण 1.26 इंटू 10⁻22 ग्राम है। अब तक सागरों में इतना लवण है, यानी कि इतना नमक है। अब प्रतिवर्ष जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 1.56 इंटू 10⁻14 ग्राम वृद्धि हो रही है। प्रतिवर्ष इतनी वृद्धि हो रही है, ठीक है, कितना? 1.56 गुणे, यानी कि कुल सागर कितना है, इतना है, और इतनी वृद्धि हो रही है। तो इसके हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल करके आएगा लगभग 8 करोड़, ठीक है, ये लगभग 8 करोड़ आएगा। लेकिन 8 करोड़ आ रहा है, 8 करोड़ आ रहा है, तो क्या पृथ्वी 8 करोड़ वर्ष ही पुरानी है? नहीं, पृथ्वी इतनी पुरानी नहीं है। अगर और भी इसमें कुछ चीज़ों को, कुछ ऐसा कुछ ईयर्स को ऐड किया जाए कि ठीक है अपर्दन हुआ होगा, नदी बनी होगी, फिर ऐसे हुआ होगा, तो भी यह जो आंकड़ा है ये बहुत कम निकल करके सामने आता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो हमारा तीसरा आधार है, वो तीसरा आधार है तलछट के जमाव का। तलछट जमाव के आधार पर, ठीक है, तलछट जमाव के आधार पर हमारा जो तीसरा आंकड़ा निकलेगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए रैमसे द्वितीय की एक प्रस्तर की मूर्ति निकली थी मिस्र में, ठीक है, किसकी निकली थी? रैमसे द्वितीय, रैमसे द्वितीय, ठीक है। 1854 में ये मूर्ति मिली थी मिस्र में, ठीक है, और यह 9 फुट तलछट से ढकी हुई थी, 9 फुट तलछट से ये ढकी हुई थी। तो इसके अनुसार विभिन्न विद्वानों का अलग अलग मान्यता निकल करके सामने आया कि देखिए कि अगर हम कैसे पता लगाएंगे, जैसे जब अपर्दन होता है तो अपर्दन होने के बाद तलछटों का जमाव होता है ना, जब कुछ चीजें कटती हैं तो तलछट कहीं जाकर के जम जाते हैं, तो उसके आधार पर अगर कुल तलछटों का जमाव पता लग जाए और ये पता लग जाए कि प्रतिवर्ष कितना जमाव वहां पर हो रहा है, तो इसके हिसाब से भी हम चीजें निकाल सकते हैं बाहर, ठीक है। तो तलछट जमाव के आधार पर भी चीजों की गणना इस प्रकार से की जा सकती है। इसके अलावा अगला है अपर्दन के आधार पर, ठीक है, अपर्दन के आधार पर। तो अपर्दन के आधार पर क्या बताया गया, जैसे ये माना गया है कि अगर कोई 1 फीट कोई चट्टान है, कोई अवसादी शैल है जो 1 फुट मोटी है, तो 1 फुट मोटी अवसादी शैल का जो अपर्दन होता है उसको अपर्दन होने में 10,000 साल लग जाते हैं, यानी कि 10,000 वर्षों में अवसादी शैल की 1 फुट मोटी चट्टान का अपर्दन होता है। तो इस तरीके से जब विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन हुए हैं, जितना जमा हुआ है या जितना अवसादी शैलें कटी हैं, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ वो भी बहुत ही ज्यादा कम आया, ठीक है। 5182 मिलियन ईयर्स निकल करके सामने आया, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको अगर लिखना होगा या जो भी चीजें होंगी तो आप लिखना होगा, तो आप यहाँ से पृथ्वी की आयु के संदर्भ में अगर आपको लिखना है तो आराम से आप हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, धार्मिक मान्यता, फिर सागरीय लवणता के आधार पर, फिर तलछटों के जमाव के आधार पर। वहां पर आप मिस्र के रैमसे द्वितीय की मूर्ति का उदाहरण दे सकते हैं कि जो 1854 में मिली थी, वो 9 फुट तलछट का जमाव वहां पे हो गया था, तो इसके आधार पर भी गणना की गई थी। फिर अपर्दन के आधार पर भी गणना होती है कि 1 फुट मोटी अगर अवसादी शैल है तो उसके अपर्दन में 10,000 साल का समय लगता है। अगला जो है पांचवा,
वो है चंद्रमा की शक्ति के आधार पर, ठीक है। चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति, ज्वारीय शक्ति, ठीक है। देखिए चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति के आधार पर यह बताया जाता है कि देखिए चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है ना, वो पृथ्वी के परिभ्रमण पर प्रभाव डालती है। यानी कि चंद्रमा अपनी ज्वारीय शक्ति के माध्यम से पृथ्वी को रगड़ता है। रगड़ता का मतलब पृथ्वी पर अवसाद उत्पन्न करता है, घूर्णन घर्षण उत्पन्न करता है, यानी कि उसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो यदि चंद्रमा अपनी ज्वारीय शक्ति पृथ्वी पर लगा रहा है, जिससे पृथ्वी का जो परिभ्रमण समय है वो बढ़ रहा है। परिभ्रमण समय क्यों बढ़ रहा है कि चंद्रमा जब अपनी ज्वारीय शक्ति लगा रहा है ना, तो जो परिभ्रमण की गति है, परिभ्रमण गति, परिभ्रमण गति क्या हो रही है, वो कम हो रही है। और जब गति कम हो रहा है तो समय क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है। अब जब परिभ्रमण गति कम हो रही है तो समय बढ़ रहा है, तो समय बढ़ने के हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी से 13 सेंटीमीटर हर साल दूर हो जाता है। कितना दूर हो रहा है चंद्रमा पृथ्वी से? 13 सेंटीमीटर दूर हो रहा है हर साल। अब बात ये आती है कि जब क्यों दूर हो रहा है भाई? दूर इसलिए होगा क्योंकि इसकी परिभ्रमण गति कम है और समय ज्यादा लग रहा है, तो इसको खींच नहीं पा रही है, या ऐसा कुछ हो रहा है कि समय इसके बढ़ जाने के कारण पृथ्वी की ज्वारीय, चंद्रमा की जो ज्वारीय शक्ति है उससे परिभ्रमण गति क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब परिभ्रमण गति जब कम हो रही है और ज्वारीय शक्ति इसकी लगातार जब लग रही है, तो जैसे जैसे इसकी परिभ्रमण गति कम होगी वैसे वैसे चंद्रमा क्या हो जाएगा, दूर होता चला जाएगा, ठीक है। तो माना जाता है कि प्रति वर्ष यह 13 सेंटीमीटर दूर जा रहा है चंद्रमा पृथ्वी से। तो पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से चंद्रमा इतना दूर है। तो गणना के उपरांत यह पता चला कि देखिए, चूंकि अभी वर्तमान में चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और अगर यह हर साल 13 सेंटीमीटर दूर गया होगा, हर साल अगर 13 सेंटीमीटर चंद्रमा पृथ्वी से दूर गया होगा, यानी पृथ्वी से निकला हुआ है, पृथ्वी से अगर ये दूर गया होगा हर साल 3,84,000 किलोमीटर, तो लगभग इसको 2,95,38,46,000 वर्ष का समय लगा होगा। यानी कि 2,95,00,000,000 वर्ष का समय लगा होगा इतना डिस्टेंस पर आने के लिए। जैसे आपने कभी वीडियो में देखा होगा कि चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो अभी पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के बिल्कुल पास में आ जाएगा, ठीक ना। ये सिर्फ गणनाएं हैं जो विद्वानों ने की हैं। तो वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह के सोशल मीडिया के ज्ञान पे आपको नहीं जाना है, ठीक है। जो किताबों में है, जो गणनाएं चली हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है, तो बात जो है क्लियर रहेगा, ठीक है ना। तो ये कहा गया कि 13 सेंटीमीटर अगर हर साल दूर जा रहा है तो वर्तमान में 3,84,000 किलोमीटर पर है, तो कितना समय लगा होगा उसको यहाँ से यहाँ आने में? तो 2,95,38,46,000 वर्ष का समय इसको लगा होगा, ठीक है। लेकिन जेफरी का जो ज्वारीय सिद्धांत है, जेफरी जेम्स और जेफरी का, उसके अनुसार जो पृथ्वी की आयु है वो 25 अरब वर्ष है। 25 अरब वर्ष है उनके सिद्धांत के अनुसार। अभी चंद्रमा पर अपोलो यान गया है, तो अपोलो यान से चंद्रमा की मिट्टी लाई गई थी। ये बताया गया था कि देखिए चंद्रमा की जो धरातल की जो मिट्टी है ना, वो पृथ्वी की मिट्टी से भी पुरानी है। यानी कि इससे क्या ये मालूम, अभी ये प्रमाणित नहीं है, बात समझिए। चंद्रमा की जो मिट्टी लाई गई थी वो, ये उसके बारे में कहा गया कि वह मिट्टी पृथ्वी से भी, पृथ्वी की मिट्टियों से भी उस चंद्रमा की मिट्टी क्या है, बहुत पुरानी है, लेकिन प्रमाणित नहीं है। अगर ये बात प्रमाणित हो जाए कि चंद्रमा की मिट्टी जो है पृथ्वी की मिट्टी से भी प्रमाणित है, अगर इसका सबूत मिल जाए, पुख्ता हो जाए, अभी ये पूरी तरीके से कैलकुलेटेड नहीं है, अगर कैलकुलेट हो जाए और पुख्ता हो जाए, तो ये थियरी पृथ्वी से चंद्रमा के निकलने की जो थियरी है ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर नहीं कहा जाएगा कि चंद्रमा पृथ्वी से निकल करके बाहर गया हुआ है, फिर ये माना जाएगा कि हाँ वो बाहर से ही कोई स्थित पिंड है, ठीक है। तो ये कुछ हिसाब किताब है। अगली जो बात आती है वो मुख्य इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छठवां, ठीक है। वो आता है रेडियो एक्टिविटी के आधार पर। रेडियो एक्टिविटी के आधार पर
ठीक है, एक्टिवता के आधार पर, ठीक है, रेडियो एक्टिवता के आधार पर चीजों को हम देखेंगे। देखिए इसके आधार पर रेडियो सक्रिय जो तत्व हैं जैसे कि यूरेनियम है, यूरेनियम की बात की जाती है, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा कि यूरेनियम किसमें बदलता है, थोरियम में, और थोरियम के बाद यह बदल जाता है रेडियम में, ठीक है। यह माना जाता है कि यूरेनियम ही थोरियम में बदलता है और थोरियम से फिर रेडियम में बदल जाता है और अंततः आकर के यूरेनियम बदल जाता है सीसा में, ठीक है, यानी कि पिब्बी अथवा लेड, ठीक है, सीसा में बदल जाता है। तो यह अनुमान लगाया गया है कि यूरेनियम अगर सीसा में बदलता है, यूरेनियम अगर सीधे सीसा में बदलता है तो 1.67, ठीक है, पॉइंट यूरेनियम को सीसा में बदलने में 10 करोड़ वर्ष समय लगता है, 10 करोड़ वर्ष का समय लगता है, ठीक है, यानी कि यूरेनियम का 1.67 भाग 10 करोड़ वर्ष में सीसे में बदलता है। तो इसके आधार पर जो गणना की गई पृथ्वी की आयु की, तो वह गणना निकल करके आई लगभग 2 से 3 अरब वर्ष, अरब वर्ष, ठीक है। जब यह गणना की गई कि ठीक है अब तक जितना भी सीसा है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये समझ में आया कि चूंकि विभिन्न जगहों पर शीशे का जो भंडार है और जो उसकी क्वालिटी है वो अलग अलग है, तो उसके आधार पर सबको सम्मिलित करके एक औसत निकाला गया और एक आ गया कि 2 से 3 अरब वर्ष हो सकता है। उसी तरीके से जब थोरियम से रेडियम के बाद फिर शीशे बनने की जब मात्रा जब जांच की गई, तो यह समझ में आया कि यह लगभग जो है 4.6 अरब वर्ष निकलता है, अरब वर्ष निकलता है, ठीक ना। तो एक तो है यूरेनियम सीसा विधि और दूसरा है थोरियम और रेडियम सीसा विधि। तो ध्यान दीजिएगा, जो वर्तमान में पृथ्वी की आयु 4500 मिलियन या 4600 मिलियन वर्ष बताई जाती है, यानी कि 4.5 अरब वर्ष बताई जाती है या फिर 4.6 अरब वर्ष बताई जाती है, वो थोरियम सीसा विधि से बताई जाती है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। थोरियम से जब सीसा बनने की जो विधि आती है वह कितना है, ठीक है, 4.6 अरब वर्ष, और यही प्रमाणिक है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन के हिसाब से। क्लियर है? तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे से फिर से मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो चीजें निकल करके सामने आती हैं, ठीक है, अब तक हम लोगों ने कितना पढ़ा, क्या समझा, उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं, फिर सागरीय लवणता के आधार पर है, फिर तलछट के जमाव के आधार पर है, फिर चंद्रमा की ज्वारी शक्ति है, जिसमें यह कहा गया कि चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर जो ज्वार आते हैं उन ज्वारों की वजह से पृथ्वी का घूर्णन कम हो रहा है और पृथ्वी की गति क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो अगर चंद्रमा इतना दूर वर्तमान में है और हर साल 13 सेंटीमीटर ये दूर जा रहा है, तो इतने समय में ये इतना दूर आया होगा, तो पृथ्वी की आयु इतनी बताई गई। लेकिन वह भी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ, तो ये हुआ कि देखिए यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, कि ऐसा हो, कुछ इस तरीके की चीजें हो। लेकिन इतने से भी काम नहीं चला, आगे चल करके एक विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। उस विवाद की जानकारी हम आपको देंगे। वो विवाद क्या उत्पन्न हुआ, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पर समझते हैं। ये विरोधाभास है मंद प्रारंभिक सूर्य एवं हिमरहित पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी। ये विवाद बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और कई जगह पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये टॉपिक जल्दी कोई उठाता नहीं है पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं एक मोटा मोटी आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ। मंद प्रारंभिक सूर्य एवं हिमरहित पृथ्वी क्या है। देखिए ये कहा गया कि भाई इस हिसाब से पृथ्वी की आयु अगर 2 से 3 अरब वर्ष आ रही है, या इस हिसाब से रेडियो एक्टिव सक्रियता के आधार पर पृथ्वी की आयु अगर 4 से 6 अरब वर्ष आ रही है और चीजें इस तरीके से कुछ चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो प्रश्न ये उठा कि ये बताइए कि प्रारंभिक 400 अरब वर्ष में, ठीक है, मतलब कि 400 करोड़ सालों में, 400 करोड़ सालों में पृथ्वी की जो जलवायु है वो लगभग स्थिर थी,
पृथ्वी की जलवायु लगभग स्थिर थी। तो उस समय पृथ्वी पर हिमयुग क्यों नहीं था, है ना। इतना समय बीत गया, इसको ऐसे मतलब समझिए, इसको समझिए 4 अरब वर्ष, अरब वर्ष, ठीक है, 4 अरब वर्षों तक, ठीक है, इसको लगभग 400 मिलियन के आसपास कहा जाएगा, 400 अरब वर्षों तक, ठीक है। अच्छा, ये विवाद किसने उत्पन्न किया, तो 1972 में ये विवाद उत्पन्न किया था कार्ल सुगन, कार्ल सुगन प्लस जॉर्ज मूलेन, जॉर्ज मूलेन, इन दो विद्वानों का नाम नोट कर लीजिएगा, कार्ल सुगन और जॉर्ज मूलेन। 1972 में इन्होंने ये विवाद उत्पन्न किया, क्या, मंद प्रारंभिक सूर्य एवं हिम रहित पृथ्वी का विवाद उत्पन्न किया। इन्होंने कहा कि देखिए, जब पृथ्वी बन रही थी, जब पूरा सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तो सूर्य क्या था, मंद था, यानी कि सूर्य मंद था। सूर्य के मंद होने का मतलब यह है कि सूर्य के पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा नहीं थी, वो थोड़ा पृथ्वी के सापेक्ष अगर बात करें तो सूर्य थोड़ा क्या था, डाउन था। तो जब सूर्य डाउन था, तो जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल जीडीएस जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें जो है कि 4 अरब वर्षों तक, 4.5 अरब वर्ष है, जो अंतिम 0.6 अरब वर्ष है, उसी में हमें हिमयुग वगैरह देखने को मिलते हैं, बाद में चल करके हिमयुग देखने को मिलता है। तो इनका ये कहना था कि प्रारंभिक 4 अरब वर्षों तक हिमयुग देखने को क्यों नहीं मिला, जबकि वर्तमान में जो सूर्य का जो सौरिक विकिरण पृथ्वी पर है, वो पहले के मुकाबले 20 से 25% क्या है, इंसोलेशन ज्यादा हो रहा है। यानी कि सूर्य का जो सौरिक विकिरण है वो 20-25% ज्यादा है पृथ्वी पर पहले के मुकाबले। तो पहले सूर्य जो है कि मंद था, तो पृथ्वी हिम से रहित क्यों थी, क्यों नहीं पृथ्वी पर हिमयुग आया उस समय। तो इसकी व्याख्या करते हुए एक आते हैं विद्वान, जिनका नाम है जिम कास्टिंग, ठीक है। तो जिम कास्टिंग की व्याख्या आती है, मैं यहाँ आपको बताता हूं जिम कास्टिंग की व्याख्या, जिम कास्टिंग की व्याख्या। हो सकता है कि आप पहली बार ये चीजें सुन रहे हो, यूजीसी नेट वगैरह के लिए बहुत सी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिम कास्टिंग की व्याख्या आती है। जिम कास्टिंग ने अपना 1993 में व्याख्या प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा कि देखिए भाई, उस समय क्या था कि जब पृथ्वी ठंडी हुई ना, तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी पर उत्पन्न हुई। पृथ्वी का जो वायुमंडल था वो 30%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मोटी परत से घिरा हुआ था। यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में 30% CO2 थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। और इसने क्या किया कि पृथ्वी के जो महासागरों की जो सतह है उसको गर्म कर दिया, है ना। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी भाई, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, तो पृथ्वी पर ओवरऑल गर्मी बढ़ेगी। तो इन्होंने, जिम कास्टिंग ने कहा कि देखिए भाई, जब 30% पृथ्वी के वायुमंडल में 30% कार्बन डाइऑक्साइड थी, और इसने कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया कि पृथ्वी के वायुमंडल को, पृथ्वी की सतह को, खास करके महासागरों की सतह को गर्म रखा, इसलिए पृथ्वी पर हिमयुग आ नहीं पाया। क्लियर है, पृथ्वी पर हिमयुग आ नहीं पाया। तो क्या हुआ, पृथ्वी पर हिमयुग नहीं आ पाया, तो इस तरीके से इनके सिद्धांत का खंडन होता है कि पृथ्वी हिम रहित थी। एक और, ये तो पहली बात हो गई, ठीक है, पहली बात जिम कास्टिंग ने व्याख्या की। एक और दूसरे विद्वान हुए थे, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूं, दूसरे विद्वान थे, वो आते हैं मिनिक रोस्टिंग, मिनिक रोस्टिंग, ठीक है। ये डेनमार्क के विद्वान थे, कहाँ के थे, डेनमार्क के थे। और जिम कास्टिंग अमेरिका के विद्वान थे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से थोड़ी सी बहुत घटनाक्रम ऐसा है कि मिनिक रोस्टिंग डेनमार्क के विद्वान थे। मिनिक रोस्टिंग ने ये कहा कि देखिए भाई, पृथ्वी के वायुमंडल में 30% कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण नहीं था। क्यों नहीं था, इन्होंने कहा कि देखिए, यह कारण नहीं है कि 30% सांद्रण होने की वजह से पृथ्वी गर्म रही। उसका कारण है कि प्रारंभिक शैशवावस्था में पृथ्वी की जो प्रारंभिक बादलों का आवरण था, जो परत थी बादलों की, वह बहुत पतली थी। इसके वजह से सूर्य से जो भी ऊष्मा आ रही थी, वो सीधे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जा रही थी, पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही थी, जिसने पृथ्वी की सतह को गर्म बनाए रखा और महासागर जमने नहीं पाए, हिमयुग नहीं आया। यह कारण है, ठीक है। फिर से सुनिएगा, मिनिक रोस्टिंग ने कहा कि देखिए भाई, 30% कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण वाली थियरी क्या है, गलत है। कैसे गलत है, उन्होंने कहा कि देखिए, कैसे गलत है वो तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक, मतलब कि इसके सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी हिम रहित नहीं थी, बल्कि क्या था कि प्रारंभिक समय में जो बादल थे वो थिन
कवर थे, ठीक है, थिन कवर क्लाउड थे, यानी कि बहुत पतले बादलों का आवरण था, जिसकी वजह से जो सूर्य से थोड़ी बहुत जो सूर्य क्या था, मंद था उस समय, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी प्रकाश गर्मी ऊष्मा आ रही थी सूर्य से, वो पृथ्वी की सतह तक आ पा रही थी। इसके वजह से पृथ्वी की सतह जमने नहीं पाई, ठीक है। अब 3 विद्वान थे, कौन कौन से, हमने कहा कार्ल सुगन, जॉर्ज मूलेन और मिनिक रोस्टिंग। ये तीनों चले गए ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के इसावा में चले गए, इसावा में। वहां एक चट्टान थी 3.8 अरब वर्ष पुरानी, अरब वर्ष पुरानी चट्टान थी, 3.8 अरब वर्ष पुरानी चट्टान थी। इनका इन्होंने अध्ययन किया। तो इनका जब अध्ययन किया, उस समय जो उस चट्टान में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके सांद्रण का जब अध्ययन किया तो 3-4 गुना ज्यादा निकला। मतलब वर्तमान में जितना है उससे सिर्फ 3-4 गुना ज्यादा निकला। यानी कि जब कैलकुलेशन हुआ तो कैलकुलेशन के हिसाब से ही पता चला कि 3-4 गुना अभी अगर ज्यादा है तो 30% तो नहीं रही होगी, ठीक है, 30% नहीं रही होगी, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड उस समय इससे भी कम रही होगी, ठीक ना, इससे भी कम रही होगी। तो इन तीनों विद्वानों ने जा करके वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के उस चट्टानों में सांद्रण का पता लगाया था। यह माना जाता है ग्रीनलैंड की इसावा की चट्टानें वर्तमान में सबसे पुरानी है, ये माना जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिनिक रोस्टिंग की व्याख्या सर्वोपरि मानी जाती है और फाइनली यही डिसाइड हुआ कि ठीक है, हम यही चीज मानेंगे कि प्रारंभ में जो बादल थे वो बहुत पतले हुआ करते थे, जिसकी वजह से सूर्य मंद होने के कारण भी, या सूर्य मंद होने के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत ऊष्मा थी वो पृथ्वी की सतह तक आई और पृथ्वी पर हिमयुग नहीं आया, पृथ्वी की सतह नहीं जमी, क्योंकि कम बादलों ने प्रकाश को ऊष्मा को आने दिया और पृथ्वी की सतह गर्म रही, ठीक है। तो इस चीज का उत्तर मिल जाता है कि 4 अरब वर्षों तक हिमयुग नहीं आया, उसके बाद ही हिमयुग क्यों आया, जबकि अभी वर्तमान में तो सबसे ज्यादा एनर्जी है क्योंकि सूर्य अभी युवावस्था में है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो एक बार और देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैंने बता दिए। यूजीसी नेट में आने वाले जो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं वो होती है लवण की मात्रा, और चंद्रमा का ज्वारीय शक्ति, रेडियो एक्टिविटी के तथ्य, मिनिक रोस्टिंग की व्याख्या और जिम कास्टिंग की व्याख्या, और ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है मंद प्रारंभिक सूर्यम हिमरहित पृथ्वी का जो विवाद उत्पन्न हुआ था उसके बारे में।